क्लियर है सबको? हाँ सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना? रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा आप सबको? यस। हाँ सर। ओके सर, ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस लॉ में बात हो रहा है ना, तो बिजनेस एज वेल एज नोन एज कमर्शियल लॉ, सो मार्केटाइल लॉ भी बोलते हैं सर। नाउ मार्केटाइल लॉ या बिजनेस लॉ में हम लोग बात कर रहे हैं सर कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग धीरे धीरे ही सही बट बहुत दूर तक पहुंच रहे हैं सर। जैसे आप लोग को इतना देर में इतना तो पता चले गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म हो सकता है, इस रिगार्डिंग आप लोगों को ऑलरेडी नॉलेज मिल गया होगा। लेकिन सर अभी भी हम लोग सर डिटेल्स में थोड़ा ऑफर के बारे में जान रहे हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर के बारे में मैंने कल बताया, और लास्ट क्लास में ऑफर के साथ साथ और एक चीज में बात हुआ थी सर। क्या सर? इनविटेशन टू ऑफर, है ना। एक नॉर्मल ऑफर और एक इनविटेशन टू ऑफर में फर्क होता है ना, जो लास्ट वीक का एकदम हार्डो डिस्कशन था। क्यों सर इनविटेशन टू ऑफर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? सर इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, हम किसी को इनवाइट करते हैं ताकि वो मुझे ऑफर करे, है ना। और ऑफर क्या है? एक फाइनल बात है कि भाई ठीक है ये मेरा ऑफर है, लेना है तो बोलो, नहीं तो हाँ ना जो भी है, ठीक है। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में एक्चुअली हम लोग किसी और को कुछ इस तरह से इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आओ मुझे ऑफर करो, ठीक है। तो जस्ट लाइक जैसे दुकानदार अपना प्रोडक्ट शोकेस में रखता है, फिर उसमें सजावट करता है और उस पर टैग भी लगा के रखता है, प्राइस टैग भी होता है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सर कि वो पर्टिकुलर जो सजावटी है, ठीक है, जो दुकान में वो लगा के रखा है, क्या वो दुकानदार जो अपना प्रोडक्ट को सजा के रखा है ये ऑफर कर रहा है कि आप आके लेके जाओ? नहीं सर, वो आपको ये ऑफर नहीं कर रहा है कि आप आके लेके जाओ। वो एक्चुअली जिसको हम लोग बोलते हैं ना मार्केट में ऑफर चोल से, ऐसे सुनता है ना सर, फ्लिपकार्ट में ऑफर निकला है। एक्चुअली फ्लिपकार्ट ऑफर नहीं निकालता है, वो इनविटेशन टू ऑफर करता है। बात समझ रहे हैं सर? जैसे हम लोग ऑनलाइन में चेक करते हैं अमेजन में ऑफर आया है, हाँ अमेजन में ऑफर आया है, बट एक्चुअली ये ऑफर जो भी चलता है ना मार्केट में, ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अमेजन में लेके चलता हूँ, सेल ऑफर, ठीक है, अमेजन सेल, ग्रेट इंडियन सेल, क्या क्या सब चलता है ना। तो ये जो कुछ भी करता है ये कुछ इस तरह से चलता है ताकि हाँ वो ऑफर में वो क्या करता है, डिस्काउंट प्रोवाइड करता है ना। लेकिन फिजिकल स्टोर में क्या होता है, वो इस तरह का कुछ एडवर्टाइजमेंट करके रखता है ताकि आपको, आप जाके दुकानदार को पूछते हो कि भाई ये कितने दाम में मिल सकता है, क्या इसका क्या प्राइस है। तो बेसिकली ये एक इन्विटेशन टू ऑफर का कॉन्सेप्ट था, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल्स में बात किया। ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर के बीच में कुछ केस स्टडीज भी हम लोगों ने किया सर, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। दुकानदार अपने प्रोडक्ट में ऑफर लगा के रख दिया कि भाई ये हमारा ऑफर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो स्टेटमेंट लगाया है उसी दाम में आपको उसको देना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बात किया था, है ना सर। आज और नहीं करना है, लास्ट क्लास अगर किसी का बाई चांस मिस है, अगर ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर के बीच का फर्क अगर किसी को वापस जानना है, रिवाइज करना है, अगर बाई चांस क्लास मिस था, आप मुझे एक बार बताओ, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। इन्विटेशन टू ऑफर के बारे में एक बार वापस प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या फर्क है, सेक्शन वाइज डिफरेंस पे क्या है, वो भी आपको पता चल जाएगा। ऐसे इन्विटेशन टू ऑफर में कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट में हम लोग देखते हैं
इन्विटेशन बाय ए कंपनी टू द पब्लिक टू सब्सक्राइबर फॉर इट्स शेयर्स। अच्छा, मैंने इसके बारे में, शेयर्स के बारे में भी मैंने बात किया था कि मार्केट में जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम आता है, हाँ सर, मार्केट में जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम आता है, मार्केट में कंपनी का आना क्या होता है सर? आईपीओ लेके आना, स्टॉक मार्केट लिस्टिंग। क्या होता है सर? स्टॉक मार्केट लिस्टिंग। ठीक है, ये एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है सर। सर क्यों इंटरेस्टिंग? बिकॉज ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जगह है काम करने का। मतलब जो लोग CA/CS के साथ साथ CMA के साथ साथ NISM का भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई कोई सिर्फ NISM करता है, जरूरी नहीं कि हर कोई CA/CS CMA करे, कोई कोई ग्रेजुएशन के साथ साथ NISM भी करता है। लेकिन सर ऑब्वियसली अगर थोड़ा हायर लेवल में जाना है तो अलॉन्ग विथ योर CA/CS CMA यू मस्ट डू NISMs। बहुत काम आने वाला एक पढ़ाई है, सर्टिफिकेशन है। तो मैं आपको लेके आ गया सर सेबी के साइड में। यहाँ पर आपको मैं जस्ट एक बार दिखा रहा हूँ कि जब कोई कंपनी अपना स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करना चाहता है ना, तो सेबी का परमिशन लेता है। सेबी का परमिशन लेके जस्ट आप एक बार देखो, नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ। कहाँ दिखाना है? प्रोसेसिंग स्टेटस, पब्लिक इश्यूज, यस पब्लिक इश्यूज। ठीक है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद सेबी। ठीक है, मतलब कंपनी ऑफर करेगा, आप देख रहे हो ना, ड्राफ्ट ऑफर। ठीक है, ये देखो सर, ये कुछ कंपनीज है जो अपना डिटेल्स मार्केट में लाना चाहता है। जैसे कि मैं कुछ दिन पहले किसी क्लास में बता भी रहा था, बीबा फैशंस। ठीक है, मे बी मोस्ट प्रोबेबली इंटर या फाइनल का क्लास था, बीबा फैशंस लिमिटेड। ठीक है, या स्टॉक मार्केट क्लास था। बीबा फैशंस, यूनिपर्ट, साई सिल्क, कला मंदिर। ठीक है, ये क्या है? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अगर मैं बीबा फैशंस में ही बात करूं, ये बीबा का प्रोस्पेक्टस डिटेल्स है। ठीक है, तो बीबा ऑफर करना चाहता है। ठीक है, बीबा ऑफर करना चाहता है, अब ये डिटेल्स वो लाएगा मार्केट में, तो ये एक इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। ऑफर डायरेक्टली होता है। ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर में मार्केट में जो एक्सेप्ट करेगा ना, वो बीड करता है। ठीक है, जैसे डिस्प्ले ऑफ गुड्स ऑफ सेल इन शॉप विंडोज। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा है। एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स, कोटेशन ऑफ प्राइस सेंट इन रिप्लाई टू ए क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। कोटेशन ऑफ प्राइस सेंट इन रिप्लाई टू ए क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस, इसके बारे में भी एक केस पढ़ा था हम लोगों ने। मोस्ट प्रोबेबली हार्वे वर्सेस फैसी का केस था। यस, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर, बम्पर बम्पर हॉल पेन, किसका केस था? यस, हार्वे वर्सेस फैसी का केस था। अरे गजब का केस था सर। कि किसी ने सवाल पूछा था, दो क्वेश्चन का जवाब दिया था, विल यू सेल ए बम्पर हॉल पेन एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। टेलीग्राम करके बताओ लोएस्ट कैश प्राइस क्या है। तो जवाब, क्वेश्चन का आंसर कभी भी ऑफर नहीं हो सकता। क्वेश्चन का आंसर कभी भी ऑफर नहीं हो सकता, वो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर ही होता है। सर बहुत इंटरेस्टिंग एरिया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एग्जाम पर्पस, फ्रॉम योर डे टू डे बिजनेस नॉलेज पर्पस, कि ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या फर्क होता है। ओके सर, फ्रेश टॉपिक में बात करो, पुराना टॉपिक में बात करते हो तो हम लोग को नींद आ जाता है। सर प्लीज नींद मत लाना, मैं न्यू टॉपिक में आ गया सर। ठीक है, अच्छा, तो फिर हाउ टू मेक एन ऑफर में मैंने बात कर चुका था कि ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट और एब्सटिनेंस, वर्ड्स और कॉन्डक्ट, एंड रिटन और ओरल भी हो सकता है। सर फिर मैंने आपके साथ एक्सेप्टेंस पर डील करना स्टार्ट किया था, है ना? एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस के बारे में तो आपको पता है कि विदाउट ऑफर देयर इज नो एक्सेप्टेंस, है ना? ऑफर होगा तभी तो एक्सेप्टेंस होगा। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके ही बनता है एग्रीमेंट, है ना? ये बात तो मैंने इंट्रो लेक्चर्स में बता के रखा। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके बनता है एग्रीमेंट। ऑफर होता है, फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है, जब ऑफर में एक्सेप्टेंस आता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है ना, तब वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये सब बात हो चुका है, यू ऑल नो। सो मुझे फिर से बताने का जरूरत नहीं है, बट जैसे हम लोगों ने ऑफर को क्रिटिकली एनालिसिस किया कि एक वैलिड ऑफर कैसे होता है, वैसा ही हम लोगों को वैलिड एक्सेप्टेंस को भी जानना चाहिए। जैसे ऑफर को कम्युनिकेट करना जरूरी होता है, वैसे ही एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। तो ऑफर के बारे में तो जाना सर, बट एक्सेप्टेंस के बारे में, हाँ, क्या लॉ कहता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन बी क्या कहता है? क्या कहता है एक्सेप्टेंस का डिटेल्स? सर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द एक्ट, द टर्म एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड एज फॉलोज। आ जाओ सर एक्सेप्टेंस को सीखते हैं, ध्यान से सुनो फिर क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों का।
Sir, when the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted, and proposal when accepted becomes a promise. जब proposal accept हो जाता है तो वो promise हो जाता है, जब proposal accept हो जाता है तो promise हो जाता है, और promise का मतलब क्या है? promise का मतलब जिन्होंने promise किया था उसको अभी promise क्या करना पड़ेगा? ऑफर किया था जो, वो एक्सेप्ट हो गया. सो व्हेन द पर्सन टू whom द proposal इज मेड, जब जिसको proposal किया जा रहा है वो अगर अपना ओपिनियन या एसेंट हाँ हाँ बोल देता है, proposal इज सेड टू बी एक्सेप्टेड माना जाता है. और proposal जब एक्सेप्टेड हो जाता है तो proposal प्रॉमिस में बदल जाते हैं. जैसे हम लोग देखते हैं ना सर बचपन में, क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे? अगर दोस्त ने हाँ कह दिया मतलब दोस्त ने प्रॉमिस कर दिया दोस्ती निभाने का. हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, गाना तो सुने होंगे ना. ऐसा बचपन में हम लोग स्कूल में भी देखे हैं, है ना? क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे? फिर दोस्ती से कुछ और भी होता है, अगर मेल फीमेल वाला बात आ जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बात आ जाए, है ना? सो फिर वो कुछ कुछ होता है, हमें क्या बोलता है, एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकता. अरे भाई जो भी है, जो भी है, ऑफर एक्सेप्टेंस हर केस में चलता है. चाहे दोस्त बने, दोस्त बाद में गर्लफ्रेंड बन जाए, गर्लफ्रेंड बाद में, सॉरी गर्लफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, मतलब नॉर्मल फ्रेंड अगर बाद में बॉयफ्रेंड बन जाए, वो सब चलता रहता है ना सर. लेकिन इस हर केस में ऑफर एक्सेप्टेंस है या नहीं? सर प्लीज टेल मी, ऑफर और एक्सेप्टेंस इज देयर और नॉट? चाहे वो दोस्ती वाला बात हो या जो भी, आपको समझ में आ रहा है सर? प्लीज थोड़ा सा बता दो सर. हाँ ना, थोड़ा बता दो. यस यस सर. ओके सर. सर। आप लोगों का हाँ ना जरूरी है. सर एनालिसिस दी अब डेफिनेशंस, हम लोग इसको एनालिसिस भी किए थे लास्ट क्लास में थोड़ा सा, है ना? So when the person to whom proposal is made, for example, if A offers to sell his car to B for rupees 2 lakh, here proposal is made to B, है ना? The person to whom proposal is made, that is B in the above example, and if B signifies his consent, अगर B अपना consent देता है on that proposal, then we can say that B has signified his consent on that proposal made by A. मतलब A ने जो बोला था उस पे B ने हाँ भरा. हाँ बोला मतलब यस बोला, मतलब एक्सेप्ट किया. तो ऑफर एक्सेप्टेंस मस्ट बी देयर, चाहे वो बिजनेस वाला मैटर हो, चाहे वो दोस्ती वाला मैटर हो, ऑफर एक्सेप्टेंस मस्ट बी देयर. व्हेन बी हैज सिग्निफाइड हिज कंसेंट ऑन दैट प्रपोजल, जब बी अपना कंसेंट प्रपोजल में हाँ भरा, वी कैन से दैट प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड. हम लोग बोल सकते हैं कि प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ. एन एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स अ, जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिस में बदल जाते हैं. इट्स जस्ट लाइक से फॉर एग्जांपल, ऐसे ये तो शेयर मार्केट वाला बात तो मैं आपको बहुत बार बताया. हाँ सर, शेयर मार्केट में कैसे होता है, जैसे मानो कि मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूँ, जीरोधा में आ जाता हूँ. अब सेबी के साइड में बहुत सारा है, ढूंढते रह जाएंगे. शॉर्टकट में मैं जीरोधा ले रहा हूँ. अब जीरोधा क्या करता है ना, ये सब डेटा को यहाँ पर लेके पुट कर देता है, क्योंकि जीरोधा क्या है, ब्रोकिंग फार्म है. ठीक है, तो जीरोधा अपने इन्वेस्टर को, ट्रेडर को बताता है कि भाई मार्केट में स्टॉक आ रहा, मतलब मार्केट में शेयर आ रहा है, रेडी हो जाओ पैसा लेके. ठीक है, तो मानो ओयो रूम का शेयर आ रहा है, पेन्ना सीमेंट्स का शेयर आ रहा है. अब इसके बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ता है इन्वेस्ट करने से पहले. गो एयरलाइंस का स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाला है. ठीक है, अभी भी डेट डिक्लेयर नहीं किया बट आ जाएगा सर. डिटेल्स जानकारी लेना है तो आप कंपनी का प्रॉस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट देख सकते हो. लेकिन पॉइंट इज दैट जब कंपनी डेट डिक्लेयर करेगा ना, जैसे मानो रिसेंटली कुछ कंपनी लिस्टेड हुआ है, जैसे आथर इंडस्ट्रीज बोल के एक आया है सर, परादीप फॉस्फेट्स बोल के आया है, वेनस पाइप्स, LIC आया. ठीक है, कैंपस एक्टिववेयर, ठीक है, बहुत सारे. तो ये देखो डेट बता देते हैं कि इतने दिन से लेके इतना दिन को ऑफर चलेगा. ठीक है, वो इनवाइट इनवाइट करता है और आपको एक प्राइस रेंज बता देते हैं, इसको प्राइस बैंड भी कहते हैं. ठीक है, बैंड प्राइस. अब 516 से लेके 542 के बीच में जो जो ट्रेड मतलब इन्वेस्ट करना चाहता है वो बीड करता है. बीड मतलब बाइंग के लिए, वो बाई करने के लिए बीड करेगा कि भाई नॉर्मली ज्यादातर लोग मैक्सिमम प्राइस में ही बीड करता है. ये एक प्रैक्टिस है मार्केट में, बट जरूरी नहीं कि मैक्सिमम प्राइस में बीड किया जाए. आप मिड 516 से लेके 542 के बीच में किसी भी रेंज में आप बीड कर सकते हो. ठीक है, तो अल्टीमेटली मैक्सिमम बिड प्राइस जो होता है उसी दाम पे मार्केट में लिस्टेड होने होता है सर. ये कुछ तौर तरीका है. ठीक है, अब इसके बारे में और बात अभी नहीं करूंगा, बट इतना बताना चाहता कि जब कंपनी अपना ऑफर, जैसे ये LIC या रेनबो या कैंपस फुटवेयर, ये लिस्टेड हो चुका है सर, अभी ये लोग मार्केट में ऑलरेडी है. ठीक है सर, इस मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहते हैं.
ठीक है। प्राइमरी मार्केट में ये लोग आया था, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने का ऑफर देने के लिए आया था, ऑफर के लिए डॉक्यूमेंट्स भी दिया था। जो ऑफर डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने पढ़ा, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उन लोगों ने पढ़ा, रीड किया, कंपनी को एनालिसिस किया। ये रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स बोल के कोई है, उसका शेयर्स है, ठीक है। तो कंपनी का डिटेल्स को क्या किया सर, एनालिसिस किया, ठीक है। ये किसके थ्रू से किया, आरओसी के थ्रू से, सेबी के थ्रू से। अब ये डिटेल्स एनालिसिस करने के बाद, ये डिटेल्स एनालिसिस करने के बाद अगर जिसको लगा कि कंपनी अच्छा चलेगा, कंपनी का शेयर अच्छा हो सकता है, ठीक है, तो वो इन्वेस्ट करता है। सो नाउ पॉइंट इज व्हाट सर, पॉइंट इज दैट कंपनी की तरफ से पहले इन्विटेशन टू ऑफर था, ठीक है। कंपनी ने आपको इनवाइट किया, फिर आप कंपनी के इन्विटेशंस को एक्सेप्ट किए, ठीक है। अब वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन जब आपने वापस ऑफर किया, ठीक है, आपने क्या ऑफर किया कि भाई कंपनी क्या तुम मुझे शेयर दोगे, ठीक है, मैं तुम्हारा शेयर 292 में लेना चाहता हूं, टोटल 51 लॉट, ठीक है, 51 शेयर, ठीक है। तो 51 शेयर 292 करके कैंपस एक्टिववेयर का जितना होगा, या फिर 542 शेयर 27 करके जितना होता है, आपको कम से कम एक लॉट के लिए आपने ऑफर किया। तो कंपनी क्या करेगा, आपका ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। कंपनी आपका ऑफर को अगर एक्सेप्ट करता है तभी जाके आपको शेयर मिलेगा, अगर कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको कंपनी का शेयर नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे देखो ये अदानी विल्मर, ठीक है, अदानी विल्मर अपना शेयर का दाम रखा था 218 से लेके 230, कंपनी इन्विटेशन किया था। अब जो कंपनी में इन्वेस्ट किया, ये सब हम लोग स्टॉक मार्केट क्लास में डिस्कस करते रहते हैं। अब जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, कंपनी का इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्टेंस का इन्विटेशन कहाँ से किया सर, ये देखो ना प्रोस्पेक्टस, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, जो सेबी के साइड में मिल जाता है, ठीक है। सर अदानी के बारे में आप लोग जानते हो, क्यों जानते हो, जानते हो एक्चुअली ये घर घर में होता है। फॉर्च्यून का तेल कौन नहीं खाया, जल्दी बोलो, फॉर्च्यून का तेल कौन नहीं खाया? अरे हर घर में फॉर्च्यून का तेल जाता है कि नहीं जाता? टेल मी सर, जल्दी बोलो। एनीवन सर कि मैंने कभी फॉर्च्यून का तेल नहीं खाया? अरे खाने में घर पे यूज होता है सरसों तेल, कभी पूछा करो माँ से कि माँ कौन सा सरसों तेल या कौन सा सनफ्लावर यूज करते हो, आपको मैक्सिमम टाइम जवाब आने वाला है फॉर्च्यून। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? अब कोई बोलेगा नहीं सर मेरे घर में तो इंडियन यूज होता है, कोई बोलेगा नहीं सर मेरे घर में तो क्या बोलते हैं उसको, रुचि सोया का यूज होता है, वो भी है। कोई कोई बोलेगा सर मेरे घर के सामने तेल का फैक्ट्री है तो मैं वहां से लाता हूँ। हाँ कोई बोल भी सकता है, बट सर आप लोग नाम सुने कि नहीं सुने इस कंपनी का, प्लीज टेल मी। हेलो, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। सुना है ना सर? तो ये एक्चुअली अदानी विल्मर का है। तो अदानी विल्मर ज्यादा पुराना बात नहीं है सर, रिसेंट ट्रेंड में 3-4 महीना पुराना बात है, मैक्सिमम 6 मंथ्स होगा। कंपनी अपना डिटेल्स ऑफर लेके मार्केट में, इन्विटेशन करने के लिए कंपनी ने बोला था कि मेरा शेयर 218 से लेके 230 के बीच में मैं रखूंगा, ठीक है। और ये लोग कौन है, ये कंपनी का मार्चेंट बैंकर है, ये मार्केट से कंपनी को जितना उनको जरूरी था वो पैसा उठा के देगा। अब ये कंपनी का ऑफर, जिन्होंने भी, ऑफर तो नहीं था, इनविटेशन था, फिर कंपनी को वापस दूसरा इनविटेशन को एक्सेप्ट करके कंपनी को ऑफर किया गया, ठीक है। अब जिन लोगों ने भी 230 में 65 शेयर अदानी वेलमार का लिया, ठीक है, उसका एक्सेप्टेंस हुआ। अब कंपनी को आपने वो ऑफर किया, अब आया रियल ऑफर, जब आपने 65 शेयर्स 230 करके कंपनी को ऑफर किया। अगर अदानी वेलमर आपका ये ऑफर को एक्सेप्ट करता है, जो अदानी एक्चुअली सेबी के थ्रू से करता है, अगर ये एक्सेप्टेंस आपको होता है, कंपनी अगर उसका शेयर आपको देता है, तो आप कंपनी का शेयर का मालिक बनते हो, ठीक है। ठीक जैसे दुकानदार आपको जब कोई प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है, मैंने आपको दिखा रहा था ना सर, जब कोई दुकानदार आपको कोई प्रोडक्ट सेल करता है, सेम कॉन्सेप्ट है ना। इसके लिए मुझे क्या लगाना चाहिए, डिस्प्ले शॉप, डिस्प्ले शॉप नहीं, क्या लिखना चाहिए सर? से फॉर एग्जांपल जैसे मानो ये दुकानदार अपने दुकान में कितना सारा प्रोडक्ट सजा के रखा है। अब आप जाके दुकानदार को पहले पूछते हो, तो क्यों पूछते हो सर? आप जाके दुकानदार को क्यों पूछते हो? आप जाके दुकानदार को इसलिए सवाल करते हो बिकॉज वो आपको इनवाइट किया था, दुकान में सजा के आपको इनवाइट कर रहा था कि आओ मेरे दुकान से प्रोडक्ट खरीद के लेके जाओ, ठीक है, मेरे दुकान से स्कर्ट खरीद के लेके जाओ, टॉप खरीद के लेके जाओ।
सो उसने ऑफर किया, इनवाइट किया आपने, फिर से ऑफर किया। अब दुकानदार अगर एक्सेप्ट करता है, आप जो प्राइस बोल रहे हो जो दुकानदार के रेंज के अंदर है, ठीक है, अगर दुकानदार को ये रेंज एक्सेप्ट होता है, ठीक है, तो दुकानदार आपको उसका प्रोडक्ट दे देता है। सिमिलरली जब मार्केट में शेयर खरीदने जाते हो, एग्जैक्टली सेम चीज होता है सर, एग्जैक्टली सेम चीज हो रहा है ना। हेलो, जिसको भी अदानी विल्मर का शेयर लेना था, वो अदानी विल्मर को उसके इन्विटेशंस को एक्सेप्ट किया, उनको ऑफर किया कि क्या भाई अदानी, क्या तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करोगे कि मैं तुम्हारा शेयर 230 करके 65 शेयर लेना चाहता हूं। तो अगर अदानी ने अपना ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो अदानी का शेयर होल्डिंग आपको मिल जाएगा। और जिसको भी, आप कोई बोलेगा सर अदानी का शेयर लेके मुझे क्या होगा, अब चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ कि क्या हुआ है। जिन लोगों ने भी 6 मंथ्स पहले या 5 मंथ्स पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, यहाँ पर मिल जाएगा, कब आया था रे अदानी, फरवरी को आया था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सर एग्जैक्टली 6 मंथ्स बैक। आज अगस्त का 1 है ना। व्हाट इज द पॉइंट सर, अब जिसने भी अदानी का शेयर 230 पे लिया था, आज के डेट में अदानी मार्केट में ट्रेड हो रहा है 691 में, तो 230 में जिन्होंने लिया था 691 करके चल रहा है, कितना डिफरेंस है, जल्दी बोलो एनीवन, कोई तो बताओ, 380, 381 मोस्ट प्रोबेबली। हाँ सर, मेरा कैलकुलेशन खराब है सर, जल्दी बोलो, इतना डिफरेंस है ना 381 का, 300, 200, 500 नहीं 400 होगा क्या, 600, 461। 461, यस सर, 461, मतलब 461 करके कितना शेयर, कम से कम कितना लेना पड़ा था, कम से कम लेना पड़ा था 65 शेयर, ठीक है। तो करो हिसाब करो, 461 इंटू 65, मतलब अगर जिन्होंने भी एक लॉट लिया, ये 1 लॉट का हिसाब था, 1 लॉट, बोलो कितना होता है, 65 इंटू 461, मतलब अभी इसका वैल्यू है 30,000 अप्रोक्स, 29965, ठीक है, मतलब 30,000 का वैल्यू बना है अभी, लेकिन इन्वेस्ट किया था ऑलमोस्ट वही 40,000 के आसपास। तो 40,000 का इन्वेस्ट करके 30,000 आपको 6 महीने में मिला है सर। सर ये कारण होता है, लोग स्टॉक मार्केट में ये सब इन्वेस्टमेंट वगैरह करना पसंद करता है, लेकिन विदाउट नॉलेज डोंट डू दैट, ओके, विदाउट नॉलेज डोंट डू दैट। नॉलेज गैदर करो, सीखो, स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करो, एनआईएसएम करो, तब जाके आपको नॉलेज भी आएगा और ऐसा प्रॉफिट कर भी सकते हो। अब एक लॉट की जगह जिन्होंने 4 लॉट लिया, वो 1,20,000 कमा के बैठा है, जो 10 जितना मैक्सिमम 2-3 लॉट तो मिलेगा ही, ठीक है। अब दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट मैं स्टॉक मार्केट से वापस आ जाता हूँ, मेरे को आपको स्टॉक मार्केट के बारे में समझाना नहीं था, मैं आपको बस इतना कहने का कोशिश कर रहा था कि ऑफर एक्सेप्टेंस चलता कैसे, ठीक है। इन्विटेशन टू ऑफर हुआ, फिर आपने उसको ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट किया, तभी आप शेयर होल्डर बनोगे। सर जरूरी है क्या सबको शेयर होल्डर बनाया जाए, नहीं सर, बहुत सारे लोग अप्लाई करता है, सबका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को मिलता भी नहीं है। तो जिसको नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, वो बाद में अगर वो मार्केट में खरीद सकता है, वो मार्केट से खरीद सकता है, ठीक है, इसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, मतलब हो सकता है कि वो दूसरे दिन खरीदे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स मतलब अगर 230 पे नहीं खरीदा है, ठीक है, तो वो बाद में भी से फॉर एग्जांपल 340 में खरीद लिया, वो मार्केट में खरीद सकता है। अब वो सब कैसे होता है, वो स्टॉक मार्केट का जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको पता है कि कैसे सेकेंडरी मार्केट से खरीदा जाता है। तो एग्जैक्टली नॉर्मल दुकान से कोई प्रोडक्ट खरीदने के बीच में जो ऑफर एक्सेप्टेंस चलता है, स्टॉक मार्केट में भी सेम टू सेम ऑफर एक्सेप्टेंस चलता है, ठीक है सर। और देखो सर, मैं आपको इतना सारा बात क्यों कहा, सर आपको पता होना चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बिजनेस के नजरिए से देखो, मैं आपको बिजनेस नजरिया से दिखाया, ठीक है। अब हमेशा आप बोलोगे सर क्या हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कहानी बोलते हो, दोस्त दोस्ती वाला कहानी बोलते हो, सर दोस्ती वाला तो सोशल मैटर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सोशल मैटर है, हस्बैंड वाइफ सोशल मैटर है, ठीक है, चलो बिजनेस वाला भी बता दिए ना, बिजनेस वाला भी तो बता दिए। तो ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे होता है मार्केट में, आपको किसी भी एंगल से आप समझ सकते हो। सर एक बात याद रखो, एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में विलियम एंसन, सर विलियम एंसन, ठीक है, तो फेमस बेसिकली लॉयर्स रहा होगा, ठीक है, इसीलिए इनके बारे में पढ़ाया जाता है सर। तो सर विलियम एंसन का एक कहने का, उन्होंने कहा था कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। मैंने समझा दिया था लास्ट क्लास में इसको,
ये जो लाइन था ये बहुत ही गजब का लाइन है। ये एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज है, इट्स लाइक जस्ट कि अगर बारूद के सामने आग होना जैसा होता है। अब बारूद में आग लगाओगे, मैचिस लगाओगे तो बारूद तो फटेगा ना, बम तो फटेगा। तो एग्जैक्टली इट्स लाइक दैट कि जब ट्रेन ऑफ गन पाउडर में मैचिस लगाया जाता है तो वो ठीक जैसा बिहेव करता है, एक्सेप्टेंस भी वैसा ही बिहेव करता है। अब दुकानदार अगर आपका ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लेता है, जो दाम में उसने एक्सेप्टेंस किया, अगर एक बार हाँ बोला है तो उसको आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, मानो कि बिल बना दे दिया और आप घर आ गए और फिर वो बोल रहे नहीं नहीं मैंने गलती से आपको सेल कर दिया, नहीं चलेगा। एक्सेप्टेंस ऐसी चीज है, एक बार हाँ तो हाँ। अदानी ने अगर आपको शेयर दे दिया 230 में, हाँ बोल दिया मतलब हाँ, अब बाद में वो चेंज नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस ऐसी चीज है सर, इसमें it's just like this. Acceptance is to offer what a lighted match is to a train of a gunpowder. ठीक है, अब इसके बारे में मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था, मैं और इसके बारे में आगे और चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है सर, लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस, इसके बारे में कुछ बात होना चाहिए। इसके बारे में मैंने बताया था पर थोड़ा याद दिला देता हूं आपको सर कि वैलिड एक्सेप्टेंस होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस वैलिड होने के लिए acceptance can be given only by the person to whom offer is made. जिसके थ्रू मतलब जिसको ऑफर किया गया उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बारे में मैंने बताया था, बोल्टन और जोन्स का केस, वेरी फेमस केस सर। इसमें 3 फ्रेंड के बीच में एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, बोल्टन, जोन्स एंड कौन था, कौन बोलेगा? और एक फ्रेंड का नाम क्या था, प्लीज बताइएगा, निराश मत कीजिएगा मुझे। और एक फ्रेंड कौन था? बता दिया सर, ये ऑफर में ही बता दिया था। मॉल्टन था, जॉन्स था, और एक दोस्त का नाम क्या था जिनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था? अरे बोलो सर, चुप मत रहो, कुछ तो बोला करो। दिल ब्रोकन तोड़ हार्ट। देते हो आप। थैंक यू सर, दिल मत तोड़ो सर। ब्रोकल हार्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैंने तो देखा ही नहीं। ठीक है, तो बॉल्टन, जोन्स और ब्रोकल हार्ट के बीच में ये केस बना था। जिसके लिए ऑफर है एक्सेप्ट उसी को करना चाहिए। सर अगर जनरल ऑफर है, जैसे उसके बारे में मैंने बताया था, जनरल ऑफर को कौन एक्सेप्ट करेगा? एनीबॉडी। जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कोई भी कर सकता है, जो जनरल है, जो सबके लिए है, जिसको भी नॉलेज ऑफर का नॉलेज होगा वही एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बारे में भी एक फेमस केस लॉ हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, 1893 का फेमस केस है सर। जैसे आज कोरोना वायरस चल रहा है, 1893 के टाइम पे इन्फ्लुएंजा चल रहा था, इन्फ्लुएंजा। और ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एक्चुअली इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए क्या बनाया था? वही वैक्सीन टाइप्स। ठीक है, एक पेन बनाया था जिसको बेसिकली नोज के थ्रू से अगर आप इनटेक करते थे तो तुम्हारे अंदर अगर वायरस था तो वो निकल जाता। ये कंपनी का बेसिकली चैलेंज था। तो कंपनी ने ये भी चैलेंज दिया था, अगर किसी ने भी कार्बोलिक स्मोक बॉल यूज करेगा और उसके बाद भी अगर किसी को इन्फ्लुएंजा रहता है तो उसे कंपनी की तरफ से रिवार्ड दिया जाएगा। लेकिन करलाइल, मिसेस करलाइल ने कंपनी का ये जनरल ऑफर को एक्सेप्ट किया था, बट फिर भी करलाइल को इन्फ्लुएंजा हुआ था और उनको पता था ऑफर के बारे में, बिकॉज इट्स अ जनरल ऑफर था। उनको पता था ऑफर के बारे में, वो कंपनी में जाके बोला कि भाई आपने जैसा जैसा बोला हमने वैसा वैसा किया, फिर भी मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ, आप क्या करोगे? रिवार्ड दो मुझे। तो कंपनी को रिवार्ड देना पड़ा। ठीक है सर, ये केस हम लोगों ने ऑलरेडी। सो एक्सेप्टेंस के बारे में फिर क्या बोला? एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, चाहे वो जनरल ऑफर हो चाहे वो स्पेसिफिक ऑफर हो। ठीक है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, बट एक्सेप्टेंस वही करेगा जो ऑफर को जानेगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बारे में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब क्या? मतलब एम ऑफर्ड टू सेल हिज लैंड टू एन फॉर 280 पाउंड and replied purporting to accept the offer but enclosed a check for £80 only and promised to pay the balance in 200 by monthly installments of ₹50 each। लेकिन क्या ऑफर ऐसा था क्या?
उसने बोला कि भाई जो भी मुझे 280 पाउंड देगा, 280 यूके पाउंड जो भी मुझे देगा, मैं उसको मेरा जमीन सेल करूंगा। किसी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया, पहले 80 पाउंड का, 80 यूके पाउंड का एक चेक दे दिया, और फिर बाद में बोला बैलेंस चेक जो है 200 पाउंड का, वो मैं 50 पाउंड करके आपको इंस्टॉलमेंट में भरूंगा। बट सर ये एक ये बेसिकली अनक्वालिफाइड ही नहीं हुआ, या फिर ये एब्सोल्यूट नहीं हुआ, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस। इट कुड नॉट एनफोर्स हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज इट इज नॉट एन अनक्वालिफाइड वन। ठीक है, मतलब प्रॉपर क्वालिफिकेशंस के लिए जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर हुआ नहीं था। ये नील वर्सेस मेरठ का केस है, 1930 का केस है। इस तरह का और भी केस हमारे यहाँ पर बॉम्बे में भी बना था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाहूलाल, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1968, बॉम्बे 294 का केस। क्या बना था? ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹1 लाख, बी रिप्लाइड दैट आई कैन पे 80,000 फॉर इट। 1 लाख का ऑफर को एक्सेप्ट किया 80,000 में, बट ये कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ। ये बेसिकली क्या हो गया बोले तो? एनीवन सर? मैंने बोला मेरा घर 1 लाख में बेचूंगा, आपने बोला मैं 80,000 दूंगा, ये क्या एक्सेप्टेंस हुआ? इज दिस 80,000 इज एक्सेप्टेंस और व्हाट इज दिस? काउंटर ऑफर। थैंक यू सर, दिस इज अ काउंटर ऑफर। वेरी गुड सर। तो जैसे ही काउंटर ऑफर हो जाता है, इसका मतलब पहला ऑफर क्या हो गया सर? ये पहला ऑफर क्या हो गया? फर्स्ट ऑफर क्या हुआ सर, बोलो ना। फर्स्ट 1 लाख का जो, हाँ बोलो सर। कैंसिल सर। कैंसिल सर, थैंक यू, रिजेक्ट हो जाएगा, थैंक यू सर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइम ऑफर होगा ना, वो न्यू ऑफर होगा। ठीक है, अब ये बेसिकली नाउ, अब काउंटर ऑफर में नाउ ऑफर इज फ्रॉम काउंटर ऑफर साइड। ठीक है, मतलब बी के साइड से अभी न्यू ऑफर है कि भाई मैं 80,000 लूंगा। अब ये 80,000 अगर ए को मंजूर है, अगर ए एक्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो इट्स ओके, बट अगर ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो ए का न्यू ऑफर आएगा। ठीक है, द ऑफर ऑफ ए इज रिजेक्टेड बाय बी। जैसे ही उसने काउंटर किया ना, तो ए का ऑफर एक्चुअली रिजेक्ट हो गया, एज द एक्सेप्टेंस इज नॉट अनक्वालिफाइड। बी हाउएवर चेंजेस हिज माइंड एंड प्रिपेयर्ड टू पे ₹1 lakh. This is also treated as counter offer and it is up to A whether to accept it or not. This is fully up to A. अब अगर मानो इसके बीच में B बोलना चालू कर दिया, मानो कि A 1 लाख में बाद में B को देना नहीं चाहता है, लेकिन B बोल रहा है नहीं मैं तो 1 लाख ही दे रहा हूँ, क्यों नहीं देगा मेरे को, मुझे देना पड़ेगा। लेकिन सर ऐसा नहीं है, अगर A बाद में रिजेक्ट करता है B को देना, वो A के ऊपर है, बिकॉज पहला ऑफर B ने ना कर दिया था। बी ने पहला ऑफर को काउंटर करके ना कर दिया था। बाद में अगर बी भले ही उसको 1 लाख वापस देने के लिए रेडी हो जाए, अगर फिर भी ए, अगर अप टू ए वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट, अगर बी ए बाद में एक्सेप्ट करता भी है या रिजेक्ट करता भी है, डजंट मैटर सर। अब कोई बोलेगा नहीं 1 लाख तो दे रहा है सर, लेकिन सर वो पहला ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है काउंटर करके। नाउ इट्स अ न्यू ऑफर। अगर न्यू ऑफर में ए राजी होता है तो बात बनेगा, अगर ए राजी नहीं होता है तो बात नहीं बनेगा। सिंपल सिंपल। एब्सोल्यूट होने के लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में मैंने बताया था। जैसे कि ए ने इंक्वायर किया था बी को, विल यू परचेज माई कार फॉर ₹2 lakhs? डी ने रिप्लाई किया था, आई शैल परचेज योर कार फॉर 2 lakhs इफ यू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर 50,000। इज दिस एक्सेप्टेंस? मैं तुम्हारा गाड़ी खरीद सकता हूं अगर तुम मेरा बाइक 50,000 में लेते हो। इज दिस एक्सेप्टेंस? So this is also against a counter offer. Again, this is also counter offer. ये प्रॉपर ऑफर ही नहीं है, सॉरी मतलब ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ये एक्सेप्टेंस है ही नहीं। हाँ, इसमें कंडीशन हो सकता था, ये कंडीशन लगा दिया ना कि अगर तुम मेरा बाइक को 50,000 में लेते हो तभी जाके मैं तुम्हारा कार को 2 लाख में ले सकता हूँ। ठीक है, सो ये बेसिकली कंडीशन हो गया। लेकिन इसमें बी के पास कंडीशन लगाने का एक जगह है सर कि यस आई कैन बाय योर कार, I can purchase your car if you have a valid registration certificate. तब जाके मैं तुम्हारा कार ले सकता हूँ, ये कंडीशंस ओके हैं। बट अगर तुम मेरा बाइक लेते तब जाके मैं तुम्हारा कार लेता, ये कोई कंडीशन नहीं। तो देयरफॉर द एक्सेप्टेंस इन दिस केस इज अनकंडीशनल। ठीक है, मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगोगे वो कोई कंडीशन नहीं है, वो एक अनकंडीशनल कॉन्सेप्ट है। बिकॉज एक कार
एक प्रॉपर कार लेने के लिए किसी से उसका प्रॉपर पेपर होना चाहिए। इफ पेपर इज मिसिंग देन कार खरीदने का कोई मतलब नहीं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए सर, मस्ट बी कम्युनिकेट। जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए वैसे एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। इसके बारे में ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का एक फेमस केस है, चलो जान लेते हैं एक बार। Be a supplier sent a draft agreement relating to the supply of coal to the manager of a railway company, Metropolitan Railway, for his acceptance। ठीक है, the manager wrote the word approved, मैनेजर ने ये वर्ड लिखा approved on the same and put the draft agreement in the drawer of the table, intending to send it to company solicitors for a formal contract to be drawn up. By an oversight, the draft agreement remained in drawer, held that there was no contract as the manager had not communicated his acceptance to the supplier B। भगवान दास वर्सेस गिरिधारी लाल के केस में भी ऐसा हुआ था। ठीक है, कहने का मतलब है आप अगर किसी मैटर पे हाँ हो, ठीक है, जैसे सप्लायर ने एग्रीमेंट भेजा था रेलवे मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी को, रेलवे मैनेजर ने अप्रूवल तो दिया बट अप्रूवल देके उसको ड्रॉयर में रख दिया। अब मैनेजर क्या सोच रहे हैं, मैंने तो अप्रूवल दे दिया, मैनेजर सोच रहे हैं मैंने तो अप्रूवल दे दिया, बट वो मैनेजर का अप्रूवल का जो कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है सप्लायर के साथ। तो जब तक सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। सो इसके बारे में ये कहा गया था there was no contract as the manager had not communicated his acceptance to the supplier। ठीक है, मतलब जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप वो कम्युनिकेट नहीं करेगा तो कैसे बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सिमिलर केसेस हुआ था where an offer made by the intended offeree without the knowledge that an offer has been made to him cannot be deemed to as acceptance thereto। सिमिलर केस भगवान दास वर्सेस गिरिधारी लाल का केस बना है। ठीक है, a mere variation in language not involving any difference in substance would not make the acceptance ineffective। थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंजेस जो उतना भी वाइटल नहीं है वो एक्सेप्टेंस को इनइफेक्टिव नहीं करता है। सिमिलर चीज पे हेवर्थ वर्सेस नाइट के बीच में 1864 का केस बना था। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल जैसे ए प्रपोज टू बी मैरी, ए प्रपोज टू बी टू मैरी हिम, बी इन्फॉर्म ए सिस्टर दैट सी इज रेडी टू मैरी हिम। बी ने ए के बहन को बोला यस आई एम रेडी टू मैरी हिम, बट सिस्टर ने ए को बताना ही भूल गया, तो ये भी नो कॉन्ट्रैक्ट एज एक्सेप्टेंस वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू ए। तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है सर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड मोड, एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब्ड मोड में होना चाहिए, जैसा बोला गया है वैसा करो, प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। इसके बारे में मैंने बोला था जैसे पेमेंट एक्सेप्टेंस में कम्युनिकेट मोड, जैसे मानो बोला गया कि भाई पेमेंट आप ऑनलाइन पे करो लेकिन आप कैश दे रहे हो, बोला गया कि एनईएफटी करो, नहीं मैं यूपीआई करूंगा, बोला तो एनईएफटी करने के लिए तो एनईएफटी करो, नहीं तो एक्सेप्टेंस प्रॉपर्ली नहीं होगा। अगर ऑनलाइन बोला है तो कोई मोड नहीं बोला, कोई भी मोड यूज कर सकते, बट इफ दे मेंशन एनईएफटी करने के लिए, आरटीजीएस करने के लिए, तो जो बोला है वैसा करो। अगर बोला कि कैश तो कैश दो, अगर बोला है कि चेक तो चेक दो, अगर बोला है ड्राफ्ट तो ड्राफ्ट दो, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब मोड। अगर बोला है कि टेलीफोन में बोलना है, अब कोई बोलेगा टेलीफोन मोबाइल की जात इंटरचेंज हो सकता है, मतलब टेलीफोनिक होना चाहिए तो टेलीफोनिक होना चाहिए, ईमेल में बोला तो ईमेल होना चाहिए, व्हाट्सएप बोलेगा तो व्हाट्सएप हो सकता है। अब ऑफिशियल में व्हाट्सएप नॉर्मली नहीं आता है, बट रिसेंटली कोरोना पीरियड में व्हाट्सएप को ऑफिशियल बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन देके बोला था कंपनी मीटिंग के बारे में, जब शेयर होल्डर को बताने के लिए क्या व्हाट्सएप कम्युनिकेशन वैलिड है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सर, यस व्हाट्सएप कम्युनिकेशन इन दिस कोरोना पीरियड, ऑनलाइन के जमाने में व्हाट्सएप कम्युनिकेशन इज ऑल्सो टेकन एज वैलिड कम्युनिकेशन बट अलॉन्ग विद द ईमेल। ईमेल के साथ साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सिर्फ व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अगर बोला गया कि भाई प्रेस्क्राइब्ड मोड, पहले से बोल दिया गया, नोटिफिकेशन दे दिया गया कि क्या व्हाट्सएप कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस किया जाएगा, बोला था सुप्रीम कोर्ट ने यस ईमेल के साथ साथ चलेगा। तो अगर ईमेल के साथ मतलब ईमेल भी दो साथ में व्हाट्सएप करो ठीक है, लेकिन आपने ईमेल नहीं दिया सिर्फ व्हाट्सएप किया तो नहीं चलेगा। ठीक है, टाइम लैप्स भी होता है, टाइम के आपको विद इन टाइम करना पड़ेगा, ये सब मैंने बता दिया था। ठीक है, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, इसके बारे में भी फिल्टहाउस वर्सेस बेंटली का केस है।
आपका चुप्पी को क्या आपका हाँ माना जाएगा? नहीं। ठीक है, तो ठीक है सर, चलो और मैं और कितना बताऊं, सारा का सारा रिवाइज करा दिया। एक्सेप्टेंस बाय कॉन्डक्ट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बाय कॉन्डक्ट बाय इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, मतलब अगर आप कुछ किसी भी तरह का कंडक्ट करते हो, लाइक किसी भी तरह का क्या बोलूं सर, मतलब आपका एटीट्यूड के थ्रू से आप बता रहे हो कि भाई यस दिस इज माय एक्सेप्टेंस। जैसे कि एक कॉबलर, कोई मोची है, मोची है तो क्या करेगा, जूता ही सिलेगा ना। अब मोची चिल्लाता नहीं है कि आओ मैं जूता सिल के देता हूँ, आओ मैं जूता पॉलिश करके देता हूँ। अगर कोई कॉबलर बैठा हुआ है, अगर आप उनके पास जाके अपना जूता देते हो तो नॉर्मल बात है वो पॉलिश करेगा, है ना। तो आपका जूता थोड़ी ना कुछ जूता में और क्या करेगा, जूता रख दिया पॉलिश करेगा, या फिर जो भी उसका है वही उसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो कॉबलर है। तो ये एटीट्यूड या कॉन्डक्ट से भी आप बताते हो कि भाई एक्सेप्टेंस है। ठीक है, सिंपल बात है। अब मिठाई की दुकान में जाके अगर कोई फिश ढूंढता है ना, मिठाई दुकान में मिठाई मिलेगा ना। अगर कुछ पैसा देते हो तो क्या मिठाई के लिए देते होंगे, स्वीट शॉप में जाके स्वीट ही एक्सेप्ट होगा। तो सिंपल कॉन्डक्ट है सर। ये सब बात तो याद आ गया वापस सारा का सारा? यस सर, याद दिलाने के लिए इतना सारा बात कहा मैं। सर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अब आपको मैं तो ऑलरेडी बोला कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस प्रॉपरली, ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉपरली कम्युनिकेट हो। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स में जानकारी लेना चाहिए सर। एक है कम्युनिकेशन के बारे में बात करूंगा, और फिर मैं आपको कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा, और फिर रिवोकेशन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो चलो, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। क्या है, पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना सबको? हेलो सर, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? है सर। ओके सर, तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, importance of offer and acceptance is giving effect to a valid contract. As explained in previous paragraph, one important common requirement for both offer and acceptance is their effective communication. जब तक कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, चाहे ऑफर हो एक्सेप्टेंस, वो होना मुश्किल है। सो इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रिवेंट्स अवॉइडेबल रिवोकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है सर, बिजनेस में बिग बिग प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, बिजनेस में बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है इफ देर इज अ प्रॉपर, इफ देर इज नो प्रॉपर कम्युनिकेशन, इवन रिवोक हो जाता है, रिवोक मतलब कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो पार्टी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन contracting parties are face to face, there is no problem of communication because there is instantaneous communication of offer and acceptance, संगे संग हो रहा। In such a case the question of revocation does not arise since the offer and its acceptance are made instantly. ऑफर एक्सेप्टेंस इंस्टेंट मोड में चल रहा है बिकॉज दे आर इन फेस टू फेस मोड। डिफिकल्टी तब अराइज होता है जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर एट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, जब एक दूसरे से काफी दूर में बैठा है, एंड दे यूटिलाइज द सर्विस ऑफ द पोस्ट ऑफिस और टेलीफोन और ईमेल, internet. In such cases it is very much relevant for us to know the exact time when the offer or acceptance is made or complete, है ना सर। जब दूर में बैठा है, ठीक है, जब ऑनलाइन के थ्रू से काम हो रहा हो, जब पोस्ट ऑफिस के थ्रू से काम हो रहा हो, जब टेलीफोन के थ्रू से हो रहा हो, तो इन दैट केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कब ऑफर हो रहा है और कब एक्सेप्टेंस हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, एकदम क्लैरिटी हो जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गिव्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू टाइम। टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस या अहमियत दिया गया है। ठीक है, सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन डिसाइडिंग व्हेन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। सो व्हाट इज टाइम हियर? टाइम क्या है सर, जानना जरूरी है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, से याद रखिएगा सेक्शन को, सेक्शन 4 में कम्युनिकेशन के बारे में बोला गया। The communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Example के लिए, where A makes a proposal to B by post to sell his house for 5 lakh, and if the letter containing the offer is posted on 10th March, and if that letter reaches B on 12th March, the offer is said to have been communicated on 12th March
when B received the letter. सर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ आप लोगों को, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ए ने बी को बोला, सिंपल है सर, ए बी को बोल रहा है कि मैं प्रपोजल दे रहा है, ये मेक्स ए प्रपोजल टू बी बाय पोस्ट। पोस्ट मतलब सर पोस्टल, ठीक है। चिट्ठी आई है, सुना है ना गाना? अरे चिट्ठी आई है बोल के हिंदी गाना है, सुना है आप लोगों ने? लेटर सर, पोस्ट ऑफिस के थ्रू से, पोस्ट ऑफिस के थ्रू से चिट्ठी भेज रहे हैं आप, ठीक है। चिट्ठी आई है बोल के, अब चिट्ठी जा रहा है, लेटर थ्रू पोस्ट। पोस्ट ऑफिस देखा है ना सर आपको? ये देखो, अब यहाँ पर चिट्ठी डाला जा रहा है। अरे वाह, क्या गजब का इमेज निकला। देखो सर, अब ये पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डाला जा रहा है, ध्यान से देखो सर। हाँ, चिट्ठी में क्या लिखा है? ए बी को चिट्ठी भेज रहा है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई, ठीक है। अब ए बी को चिट्ठी दे रहा है कि भाई मैं मेरा घर तुम्हें 5 लाख में बेचना चाहता हूँ। एंड इफ द लेटर कंटेनिंग द ऑफर इज पोस्टेड ऑन 10th March, letter containing the offer is posted on 10th March and if that letter reaches B on 12th March, ध्यान से देखो सर, ये चिट्ठी 10th March को दे रहा है, बट बी के पास ये लेटर पहुंच रहा है 12th March को। तो सर कौन सा डेट को कम्युनिकेशन का डेट माना जाएगा, 10th March को कि 12th March को? आप लोग ही बता दो मुझे। 10th March को मानेंगे चिट्ठी मतलब कम्युनिकेशन हुआ है कि 12th March को मानेंगे कि कम्युनिकेशन हुआ? 12th March। 12th March, सिंपल ना। जिस दिन बी रिसीव करेगा लेटर को, है ना, जिस दिन बी रिसीव करेगा लेटर को उसी दिन को कम्युनिकेशन हुआ है, यही माना जाएगा। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टाइम एलिमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला है। क्यों? बिकॉज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डिस्प्यूट्स, फर्दर डिस्प्यूट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 12th March को कम्युनिकेट हुआ है तो 12th March को ही ऑफर हुआ है, यही माना जाएगा। तो फिर यहाँ पर ऑफर क्या माना जाएगा? जिस दिन प्रपोजल गया है, अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, लेकिन ऑफर कब हुआ है? 12 मार्च, ठीक है। व्हेन बी रिसीव्ड द लेटर, कम्युनिकेशन कब हुआ है? 12th March। thus it can be summed up that when a proposal is made by post, its communication will be complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made। अगर आमने सामने होता, अगर आमने सामने बैठा होता तो फिर पोस्ट ऑफिस के बिना अगर फेस टू फेस होता तो फिर फेस टू फेस होता तो 10th को ही हो जाता ना कम्युनिकेशन, है ना सर? 10th को ही कम्युनिकेशन हो जाता अगर सामने बैठ के बात करता तो। सो mere receiving the letter is not sufficient, he must receive or read the message contained in the letter। अच्छा, सिर्फ रिसीव होना भी जरूरी नहीं है, रिसीव होने के साथ साथ रीड करना भी जरूरी है, जो लेटर में लिखा हुआ वो भी पढ़ना जरूरी है। He received the letter on 12th March but he reads it 15th March। In this case offer is communicated on 15th of March and not 12th of March। चिट्ठी आया 12 तारीख को, बट चिट्ठी पढ़ा मैंने 15 तारीख को, तो मुझे पता कब चला? 12th को कि 15th को? अरे कई बार ऐसा होता है ना, चिट्ठी आके घर में पड़ा रहता है बट हम पढ़ने भूल गए, 15 को पढ़े, तो ऑफर कब माना जाएगा? 12th को कि 15th को? 15th को। 15th को। जब पढ़ेंगे तब ना ऑफर आया, ये मानेंगे। हाँ सर, ओके। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। So there are two issues for discussing and understanding। ध्यान से सुनना सर। हाँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, बट कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा अगर थोड़ा लॉजिक एंड कॉमन सेंस लगाओगे तो कंफ्यूजन भी नहीं आएगा। There are two issues for discussion and understanding। They are the modes of acceptance and when is acceptance complete। एक्सेप्टेंस का मोड क्या है और एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हुआ है? Let us first consider the mode of the acceptance। Section 3 of the Contract Act suggests prescribe in general terms two modes of communication
बाई एनी एक्ट और बाई ओमिशन। दो पॉइंट बोला सर, ध्यान से सुना। हाँ, बाई एनी एक्ट एंड बाई ओमिशन, इंटेंडिंग देयर बाय टू कम्युनिकेट टू द अदर और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट टू द अदर। ठीक है, अब आगे मैं बताता हूं आपको। कम्युनिकेशन बाई एक्ट मतलब बाई एन एक्ट। अब व्हाट इज बाई एन एक्ट? बाई एक्ट इंक्लूड एनी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स वेदर रिटन और ओरल। या तो आप लिख के बताते हो या तो कुछ बोल के बताते हो। रिटन वर्ड्स विल इंक्लूड लेटर्स, मतलब आप चिट्ठी भी दे सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, फैक्स कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, स्नैपचैट कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो, या फिर आजकल क्या बोलते हैं इसको, फेसबुक के अंदर क्या है, मैसेंजर कर सकते हो। हाँ, आजकल सब चलेगा। ओरल वर्ड्स विल इंक्लूड टेलीफोन मैसेज। Again, communication would include any conduct intended to communicate, like positive act or sign, so that the other person understand what the person acting or making signs means to say or convey. मतलब आप जो कुछ भी एक्ट दिखा रहे हो, चाहे रिटन एक्ट करो या ओरल एक्ट करो, चाहे रिटन एक्ट करो चाहे ओरल एक्ट करो, बट एटलीस्ट ये तो समझ में आ जाए कि भाई आप कुछ बताना चाह रहे हो, है ना, चाहे वो हाँ हो या ना हो, बट यस, कम्युनिकेशन बाय एक्ट इज पॉसिबल। And communication of acceptance by omission to do something. Such omission is conveyed by a conduct by forbearance another of the part of one person to convey his willingness or assent. However, silence would not be treated as communication by omission. मतलब अगर आप चुप हो तो इसको नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये ऑफर ₹50,000 टू बी, ए बी को 50,000 ऑफर कर रहा है। If it does not arrive before the court of law as an evidence to the case, अगर तुम केस के एविडेंस के साथ, मतलब बेसिकली कोर्ट में मत आओ, एविडेंस आ जाएगा तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, सो डोंट कम टू द कोर्ट, आई विल पे यू 50,000। इफ इट डज नॉट अराइव बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस टू द केस, आई विल पे यू 50,000। इट डज नॉट अराइव ऑन द डेट ऑफ हियरिंग द कोर्ट, फिर ओमिशन ऑफ डूइंग एन एक्ट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। तो यहां पर क्या हो गया सर, ओमिशन टू डू समथिंग। यहां पर आप कुछ ना करके ही आपको पैसा मिल गया। बस बात समझे सर? हेलो, कुछ नहीं किया आपने बस आपने गवाही नहीं दिया या फिर आप कोर्ट के सामने नहीं आए, ना आके पैसा ले लिया, तो ये भी एक्सेप्टेंस हुआ कि नहीं हुआ? टेल मी, बोलो सर, बात समझ में आया? दो पॉइंट था, कुछ एक्ट करके एक्सेप्ट कर किया जाता है, कुछ ओमिशन करके भी एक्सेप्टेंस किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी समझ रहे हो ना सर? हेलो, बिजनेस लेवल में या फिर इन आवर डे टू डे लाइफ में इस तरह का चीजें होता है। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है सर कि एक्सेप्टेंस दोनों तरीके से हो सकता है, बाय एन एक्ट, बाय एनी एक्ट और बाय ओमिशन। इज दिस पॉइंट क्लियर सर? बोलो, समझ में आ रहा है जितना समझाया गया है? बोलो सर, कुछ तो बोलो, हाँ ना। क्या आप लोग कनेक्टेड नहीं हो सर? यस सर। ओके सर, ठीक है। ये सबको समझ में आया रे? चुप क्यों हो आप लोग? क्या आप लोगों का चुप्पी को मैं एक्सेप्टेंस मानूं? हेलो सर, अगर आप लोग चुप हो, साइलेंस है, तो क्या आपका एक्सेप्टेंस मान लिया जाए? ऐसे तो साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। ये हम लोग अभी लॉ में पढ़े कि वो साइलेंस इज नॉट योर एक्सेप्टेंस, तो क्या मैं इसको एक्सेप्टेंस मान सकता हूँ सर? अरे बोलो सर, सिर्फ चौथा ने जवाब दिया, बाकी लोगों का भी एक्सेप्टेंस जानना चाहता हूँ। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. इसका मतलब आप लोग साइलेंट नहीं हो। थैंक यू सर। अच्छा, communication by acceptance by conduct, for instance delivery of goods at a price by a seller to a willing buyer will be understood as a communication by conduct to convey acceptance. Similarly, one need not explain why one boards a public bus or drop a coin in waving machine. One need not explain why one boards a public bus or drop a coin in waving machine. The first act is a conduct of acceptance against its communication to the offer by public transport authority to carry any passenger.
The second act is again a contract conveying acceptance to use the wafing machine kept by vending company as an offer of render the service in the consideration. चलो मैं आपको दोनों चीज समझाता हूँ. कंडक्ट क्या होता है. पब्लिक बस, कोलकाता, कोलकाता, हमारा फेमस कोलकाता पब्लिक बस, देखा आप लोगों ने, देखा भी, चढ़ा भी, हाँ, भीड़ भी देखा आप लोगों ने, हाँ, पसीना पसीना भी हुआ होगा कोलकाता के पब्लिक बस में, पसीना पसीना भी हुआ होगा. कोलकाता में ये तो होता ही रहता है. ये देखो सर, देखा आपने. अब कहना क्या चाहते हैं सर. सर कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता कि जब आप पब्लिक बस में चढ़ते हो, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या बस वाला, क्या बस वाला आपको बोलता है कि दादा क्यों चढ़ रहे हो. हेलो सर, जब आप पब्लिक बस में चढ़ते हो क्या बस वाला आपको पूछता है, बस का मालिक, कि क्यों चढ़ रहे हो आप. क्या ये सिंपल कॉन्टेक्ट है ना कि बस रास्ते में चल रहा है आपको लेने के लिए, बस हमेशा चिल्लाएगा नहीं, आप चढ़ जाते हो, भागते भागते चढ़ जाते हो. देखो सर, देख पा रहे, आजकल ऐसा बस दिखता नहीं है. ये सीटीसी का बस है, कैलकाटा ट्राम कंपनी का, मोस्ट प्रोबेबली, मुझे देख के लग रहा है. ये पहले चलता था, आजकल मैं नहीं देख पाता सर. सीटीसी या फिर एसबीएसटीसी, जो लोगों को कोलकाता के बारे में पता है उनको समझ में आएगा. ये बस चलता है आजकल, बहुत चलता है ये वाला, ठीक है, ये पीला नीली, ठीक है, ये सबसे पॉपुलर है कोलकाता में, ठीक है सर. तो व्हाट इज द पॉइंट सर, कि अगर बस रास्ते में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे रहा है तो ये सिंपल उसका कॉन्डक्ट है कि वो बता रहे हैं कि आप आओ, और आप चढ़ के क्या कर रहे हो, उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो. ये जो भाई साहब लोग चढ़ रहे हैं बस में पैसेंजर, ये क्या कर रहे हैं, इसका ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है. सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है. वो बस रास्ते में चला के ऑफर कर रहा है कि भाई आओ, आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा, और आप भी जाके क्या ले, तेरे गाड़ी में बैठ गया. समझे सर, बस वाला बोल रहे आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा, और आप भी चढ़ के क्या बोल रहे हो, ले तेरे गाड़ी में बैठ गया. तो ले तेरे गाड़ी में बैठ गया का मतलब क्या है, ले तेरे गाड़ी में बैठ गया का मतलब है कि आपका ऑफर को मैंने एक्सेप्ट किया, सिंपल, ठीक है. लेकिन यहाँ पर कोई किसी को कुछ बोला क्या, क्या कुछ फेस टू फेस हुआ क्या, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस बाय कॉन्डक्ट हुआ. अब अच्छा, वेफिंग मशीन में कॉइन डाल के, आई होप आप लोगों ने भी किया होगा. मेट्रो स्टेशन में बहुत दिखता है, मेट्रो स्टेशन में, रेल स्टेशन में. अरे ऐसा वाला नहीं रे बाबा, वेफिंग मशीन, क्या क्या सब आ रहा है, ये है ऐसा वाला चढ़े हो ना सर आप लोग, हाँ. मैं तो, मुझे तो बहुत मजा आता था. अभी 5 टका लगता है, अभी 1 टका 2 टका में काम नहीं होता, 5 टका कम से कम देना पड़ता है, ठीक है. आजकल सर वेंडिंग मशीन में, रेलवे वेंडिंग मशीन में आ गया, पिज्जा वेंडिंग आ गया आजकल, ये सब पुराना हो गया. पिज्जा वेंडिंग मशीन, किसी को बिजनेस करना है पिज्जा वेंडिंग का, कर सकते हो सर, गुड बिजनेस सर, इट्स रियली अ गुड बिजनेस. पिज्जा वेंडिंग मशीन ले लो और घर के सामने एक शॉप ओपन कर लो, मजाक नहीं कर रहा हूँ. अगर किसी को बिजनेस करने का इच्छा है, आसपास में अगर लोकेलिटी ठीक ठाक है, तो जस्ट बाय अ पिज्जा वेंडिंग मशीन. इंडिया में मिल रहा है सर आजकल, मतलब बाहर से लाना भी पड़ सकता है, बट आजकल मैं सुना हूँ कि इंडिया में मिल रहा है, ठीक है. आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस ये 2.5-3 लाख के आसपास में दाम पड़ता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी साइज, ठीक है.
कनेक्टेड है आप लोग? सर प्लीज टेल मी, आवाज आ रहा है क्या मेरा? हाँ सर। सबको मेरा आवाज आ रहा है? प्लीज एक बार मुझे बताओ ना, क्योंकि मेरे यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इशू हुआ है। मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट मतलब नेटवर्क फ्लक्चुएट। मैं एक बार वेट कर जाता हूँ। सैनॉन है क्या क्लास में? सैनॉन को प्रॉब्लम है? सर अभी ठीक है। नहीं कैसे ठीक है? चलो, मैं एक्चुअली आपका मैसेज ही पढ़ रहा था कि सर आपको लगा आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम था। अच्छा देखो सर, ये पिज़्ज़ा वेंडिंग मशीन देख रहे हो? हाँ, ये खरीद सकते हो सर और घर के सामने लगा दो। लेकिन हाँ, पिज़्ज़ा पीछे से आपको बेक करना पड़ेगा, उसका जो भी प्रोसेस है करना पड़ेगा। और आप बस लोग क्या करेगा जानते हो? यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आके, यहाँ पर जैसे एटीएम से पैसा उठाते हैं या पैसा निकाल जमा करते हैं, कुछ सिमिलर टाइप में पिज़्ज़ा चूज़ करेगा। पिज़्ज़ा चूज़ करके पेमेंट करेगा, कैश आपके वहाँ पर चला जाएगा और पिज़्ज़ा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पिज़्ज़ा वेंडिंग मशीन। तो ये भी क्या कर रहा है? बाई कॉन्डक्ट। ठीक है, जस्ट लाइक ए वेफिंग मशीन, कॉइन डालो तो टिकट निकाल के दिखा देता था कि आपका वजन कितना है। सिमिलरली पिज़्ज़ा वेंडिंग मशीन क्या करेगा? आप पीछे से उसको मेंटेन करोगे, कुछ पिज़्ज़ा लगा के रखोगे, वो ऑटोमेटिक काम करेगा और फिर सामने से निकल जाएगा। गजब आइडिया है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। सो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कॉन्डक्ट, इसका बहुत सारा एग्जांपल्स है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Let us now come to the issue of when communication of acceptance is complete in terms of section 4. एक second. In terms of section 4 of the act, it is complete as against the proposer or as against the acceptor. When it is put in the course of transmissions to him as so as to be out of the power of the acceptors to withdraw the same. मतलब प्रोपोजर ने बता दिया, अब आगे एक्सेप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रोपोजर। ठीक है, मतलब जब दोनों तरीके से, एक ने बताएगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तब जाके ऑफर एक्सेप्टेंस एक्चुअली प्रॉपर्ली कम्युनिकेट होगा। सो वेयर अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय अ लेटर सेंड बाय द पोस्ट, the communication of acceptance will be complete as against the proposer when the letter acceptance is posted and as against the acceptor when the letter reaches the proposer। मतलब जस्ट समझो बात को। पहले जो एग्जांपल्स हम लोगों ने ए और बी के केस में लिया था, अब उसी कॉन्सेप्ट को ये दोनों को समझने के लिए यूज करो। एज अगेंस्ट द प्रोपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। सर क्या बता रहे हैं कि जब चिट्ठी जा रहा था ए के तरफ से बी के पास, ध्यान से देखो दिस एग्जाम्पल, दिख रहा है ना? पोस्ट बॉक्स दिख रहा है ना सर आप लोगों को? चिट्ठी आई है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चिट्ठी डाला जा रहा है सर अभी। सर बोलो, चिट्ठी दिखाई दे रहा है? अरे ये सर नो। यस सर। Yes, sir. Okay. So just look at this same example. B accept A's proposal and send his acceptance by post. अब A ने B को क्या किया था? चिट्ठी दिया था, क्या तुम मेरा घर लेना चाहते हो? कितने दाम में? 5 लाख का दाम दिया था ना? कितने का दाम दिया था ये वाला? 5 लाख का। अब B अभी चिट्ठी दे रहा है किसको? A को। एक्सेप्टेंस बता रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारा घर 5 लाख पे लेना चाहता हूँ। अब बी का चिट्ठी जा रहा है, चिट्ठी जा ही रे। अब पहले क्या हुआ था? चिट्ठी आई रे हुआ था। अब क्या हो रहा है? चिट्ठी जा ही रे। ठीक है, मतलब चिट्ठी जा रहा है सर। ठीक है, अब चिट्ठी जाके पहुंचेगा, एक्सेप्टेंस होगा। अब बात को समझो, क्या कहना चाहता है यहाँ पर? ए एज अगेंस्ट द प्रोपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। इफ बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल, अगर बी ए का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा था चिट्ठी के थ्रू से घर लेने के बारे में, एंड अपना एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर रहे हैं 14th को। ठीक है, एक्सेप्टेंस को अच्छा कब लिया था? 12th को एक्सेप्ट पहुंच गया था, 14th को पोस्ट कर रहा है। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ए इज कंप्लीट ऑन 14th।
तो बी का एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब माना जाएगा? 14th को. When the letter is posted as against B, acceptance will be complete when the letter reaches A. जब लेटर A के पास पहुंच जाएगा तब B का एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, अब फिर से बात को समझो. Here A, the proposer will be bound by B's acceptance even if the letter of acceptance is delayed in post or lost in transit. A, the proposer will be bound by B's acceptance even if the letter of acceptance is delayed in post or lost in transit. The golden rule is proposer becomes bound by the contact the moment acceptor has posted the letter of acceptance. But it is necessary that the letter is correctly addressed, adequately stamped and duly posted. In such an event, the loss of letter in transit, wrong delivery, non-delivery, etc. will not affect the validity of contract. Sir, बात को मैं फिर से एक बार पोस्ट बॉक्स के थ्रू से समझाता हूं, आप बात को सुन लो. ए के तरफ से बी को चिट्ठी कब भेजा गया था? याद है क्या केस? जल्दी बोलो, केस याद है? ये कब चिट्ठी भेजा था बी को घर लेने के बारे में? 5 लाख का हाउस. डेट याद है? 10th को. 10th को. ओके सर. चिट्ठी कब पहुंचा था बी के पास? 12th को. एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं पानी पी रहा हूं. सर कैमरा ऑफ इसलिए है, थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण ना. ए का चिट्ठी बी के पास पहुंचा कब? 12 को. अब ये तो चिट्ठी पहुंचा है, अब एक्सेप्टेंस कब जाएगा? 14th को बी चिट्ठी पोस्ट कर रहा है वापस, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये एक्सेप्टेंस की चिट्ठी है. अब बी के तरफ से एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया ना, एक्सेप्टर के तरफ से. अब अगर ये चिट्ठी 14th को पोस्ट हुआ बी के तरफ से, एक्सेप्टेंस का चिट्ठी है, ये चिट्ठी अगर बाद में 15th को पहुंचता है, 16th को पहुंचता है, जब पहुंचेगा when this letter reaches to A, तो ये माना जाएगा कि ए का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हुआ, ऑफर भी कंप्लीट हुआ और ए का एक्सेप्ट, मतलब बी का एक्सेप्ट होने के बाद उनका काम भी कंप्लीट हुआ. नाउ हियर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. अगर मानो कि चिट्ठी पहुंचने में लेट होता है, 15th की जगह 16th, 17th, 20th कुछ भी होता है, या किसी कारण से चिट्ठी रॉन्गली डिलीवर्ड हो जाता है, लेकिन हाँ ये बात भी देखना पड़ेगा कि बी को प्रॉपरली हर एक चीज मेंटेन करना होगा, लाइक एड्रेस, ड्यूली स्टैम्प, जो जरूरी चीजें हैं चिट्ठी भेजने के लिए. अगर बी ने सब कुछ सही किया है और चिट्ठी फिर भी गलत हुआ है, ए को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब ए को अपने ऑफर को फॉलो करना पड़ेगा. ए बाद में नहीं बोल सकता कि नहीं मेरे पास देरी से आया है, देरी कुछ भी हो टेक्निकल कारण से हुआ है, ठीक है, लेकिन चिट्ठी तो मिला है ना सर. चिट्ठी तो बी ने तो एक्सेप्ट कर दिया, तो अगर बी ने एक्सेप्ट कर दिया ना, तो जैसे ही बी एक्सेप्ट करेगा ना तो ऑटोमेटिकली ए बाउंड हो जाएगा. यही एक गोल्डन कॉन्सेप्ट है, भली चिट्ठी पहुंचने में देरी हो एक के पास. इसलिए बार बार मैं बात को बोल रहा हूं फिर से. चिट्ठी ए के तरफ से बी के पास था 5 लाख का घर खरीदने के बारे में. अब बी अपने प्रपोजल को एक्सेप्ट करके बता रहा है, बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल एंड सेंड हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट ऑन 14th. द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ए इज कंप्लीट ऑन 14th. ए के अगेंस्ट में बी का एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है 14th को ही, जब भी वो लेटर को पोस्ट करता है. एज अगेंस्ट बीज एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीट जब लेटर ए के घर में पहुंचता है. बी के एक्सेप्टेंस, मतलब ए का एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब लेटर ए के पास पहुंचेगा. हियर ए इज द प्रोपोजर. ए कौन था? प्रोपोजर था, मतलब ऑफर किसने किया था? ए ने. प्रोपोजर या ऑफरर सेम होता है. अगर ऑफरर विल बी बाउंड बाय बीज एक्सेप्टेंस even if the letter of acceptance is delayed in post or lost in transit. The golden rule is proposer becomes bound by the contract the moment acceptor has posted the letter of acceptance. I hope clear, but it is necessary that the letter is correctly addressed, adequately stamped and duly posted. In such an event, the loss of letter in transit, wrong delivery, non-delivery will not affect the validity of contract.
However, from the viewpoint of acceptor, he will be bound by his acceptance only when the letter of acceptance has reached the proposer. So it is crucial in this case that the letter reaches the proposer. Yes, offerer के पास letter पहुंचे ये भी जरूरी है. If there is no delivery of the letter, the acceptance could be treated as having been completed from the viewpoint of the proposer, but not from the viewpoint of the acceptor. Of course, this will give rise to an awkward situations of only one party to the contract being treated as bound by the contract, though no one would be sure as to where the letter of acceptance has gone. कहाँ चला गया? ठीक है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कहाँ चला गया? तो ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, बट अगेन जब तक ये चिट्ठी ए के पास, जिसने ऑफर किया था उसके पास जब तक नहीं पहुंचता, चाहिए चिट्ठी की जगह आप ईमेल ले लो सर आज के डेट में, ठीक है, आज के डेट में आप नॉर्मल पोस्ट की जगह ईमेल भी काउंट कर सकते हो सेम मैटर पे। आई होप बात समझ में आ रहा है सर, ठीक है। आज के डेट में ईमेल आ गया है, जीमेल है ना, जीमेल है, हॉटमेल है, क्या क्या मेल है सर आप लोगों को पता है, ठीक है। सो यू नो दिस थिंग्स, दिस इज द पॉइंट कि प्रॉपरली ऑफर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना जरूरी है, और व्हेन प्रोपोजर इज बाउंड, दिस इज द गोल्डन रूल। अगर एक्सेप्टर मान लिया तो प्रोपोजर को तो अभी या ऑफरर को तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्लियरली समझना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है एज अगेंस्ट प्रोपोजर, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। क्लियर है सर? बोलो, एनी डाउट? एनी डाउट सर? प्लीज टेल मी। प्रोपोजर का मतलब कौन है? जो ऑफरर है, जिसने ऑफर किया था, उसके नजरिया से कब कंप्लीट होता है एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टर के नजरिया से कब कंप्लीट होता है एक्सेप्टेंस। क्लियर है? टेल मी, एक बार बता दो सर। है सर। ओके सर, थैंक यू। सिमिलरली एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, आजकल तो ये सब कम हो गया है, बट टेलीफोन तो अभी भी है। So where an offer is made of instantaneous communication like telex, telephone, fax, through email, the contract is only complete when the acceptance is received by the offeree, and the contract is made at the place where the acceptance is received. Endorsed Limited versus Miles Far East Corporations के बीच में हुआ था. However, in case of all drops and disturbances in the line, there may not be a valid contract. अगर लाइन में कुछ गड़बड़ हो जाता है, लाइक ईमेल में, टेलीफोन में, तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना मुश्किल हो सकता है। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस, communications of special conditions. Sometimes there are situations where there are contracts with special conditions. Their special conditions are conveyed tacitly. Tacitly का मतलब, tacit क्या होता है? जैसे कि आपको मैं बताया पिज्जा वेंडिंग मशीन एक tacit कॉन्ट्रैक्ट है, ATM एक tacit कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड और tacit कॉन्ट्रैक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा के आया सर, ठीक है। इम्प्लाइड का ही एक वर्जन होता है tacit, and the acceptance of these conditions are also conveyed by the offeree again tacitly or without him even realizing it. Example, where a passenger undertakes a travel, the conditions of travel are printed at the back of the tickets. ठीक है, एक पैसेंजर अपना ट्रेवल ले रहा है और ट्रेवल का जो कंडीशंस है वो टिकट के बैक साइड में लिखा हुआ है। Sometimes the special conditions are brought to the notice to the passenger, sometimes not. In any event, the passenger is treated as having accepted the special condition the moment he bought his ticket. ठीक है, जब भी आप टिकट लेते हो ना, तो ये स्पेशल कंडीशंस में मान लिया जाएगा कि आपने सारा का सारा पॉइंट एक्सेप्ट किया। When someone travels from one place to another by air, it could be seen that special conditions are printed at the back of the air ticket in small letters. In a non-computerized train ticket, even these are not printed. But प्लेन के टिकट के बारे में आई होप आप लोगों को आइडिया है आजकल, है ना। So sometimes even आज के डेट में प्रिंटेड रेलवे टिकट में भी होता है। तो sometimes these conditions are found to have been displayed at the notice board of the airline's office, which passenger may not have cared to read. The question here is whether these conditions can be considered to have been communicated to the passengers of the airlines, and can the passenger be treated as having accepted the conditions? The answer to the question is in the affirmative and was so held in Mukul Datta versus Indian Airlines 1962 All India Calcutta का केस था, where the plaintiff had travelled from Delhi to Kolkata by air and the ticket bore conditions in fine print, but such terms and conditions should be reasonable. मतलब जो भी टिकट में लिखा रहेगा वो रीजनेबल लिखा रहेगा, ठीक है, रीजनेबली लिखा रहेगा। जैसे एक सिंपल कंडीशन बताते हैं, क्या आप लोगों को पता है सर, जब हम लोग एयर ट्रेवल करते हैं तो प्लेन में जब हम लोग चढ़ते हैं
तो हमें मोबाइल फोन को एयर मोड में करना चाहिए। यस और नो, प्लीज टेल मी। हमें मोबाइल फोन को हमें क्या कर देना चाहिए सर? एयरप्लेन मोड में कर देना चाहिए। पता है आप लोगों को? यस सर। यस। हाँ सर। अब एयरप्लेन मोड में अगर आप फोन को नहीं करते हो, प्रॉब्लम क्या है सर? एरोप्लेन एरोप्लेन जब आसमान में उड़ता है ना सर, ये एक्चुअली ना एक नेचुरल सिचुएशन से काफी नेचुरल सिचुएशन के अगेंस्ट में उड़ता है। हाँ सर। देखो सर, ये जब एक प्लेन आसमान में उड़ता है, ये एग्जैक्टली अपने मतलब टोटल सिचुएशंस के अगेंस्ट में जाके उड़ता है। तो ये ना इस सिचुएशंस में आपको रूल फॉलो करना चाहिए। अगर कोई बोलेगा नहीं हमें ये रूल फॉलो नहीं करना है, तो मुश्किल क्या होता है जब इमरजेंसी में इनके बीच में से फॉर एग्जांपल जो प्लेन में है, जो पायलट है, पायलट के साथ जो क्या बोलते हैं उनको, एयर होस्टेसेस, ठीक है, जो एयर होस्टेसेस है, जो टेक्निकल टीम्स है, ठीक है, जो इंजीनियर्स है, इनके साथ कम्युनिकेट करना है। अब अगर मानो कि सबको ही अपना फोन को नॉर्मल मोड में रखता है और कोई बात ही नहीं सुनता है, तो सबका फोन एक साथ में अगर किसी कारण से रिंग करता है, तो इनके इनके बीच में कम्युनिकेशन टूटेगा। ये एक रीजन हो सकता है। ऐसे मुझे प्रॉपर हर तरह का रीजन नहीं पता, बट ये सब रीजन है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जरूर होता है। मैं बहुत बार देखा हूँ सर, फ्लाइट में बहुत लोग ना बात सुनता ही नहीं है, अपना फोन को नॉर्मल रख के रहता है और ऐसा मतलब जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कुछ रूल फॉलो करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग सुनता नहीं है। ये इंडिया है सर, हमारे देश में लोग ऐसे ही है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इनडिसिप्लिन होना हमारे देश का एक मतलब क्या बोले सर, मतलब इनडिसिप्लिन ही हमारे देश का एक क्या बोले सर, मतलब रीति बन गया है, रूल्स बन गया है। तो वट एवर, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप टिकट लेते हो तो टिकट के पीछे लिखा होता है, तो यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स इवन। और एक इंटरेस्टिंग चीज फ्लाइट के बारे में एक याद आया मुझे, एक इंटरेस्टिंग एक खबर याद आया। आप लोगों को पता है ना सर, जब हम लोग प्लेन में चढ़ते हैं तो एक बोर्डिंग टाइम होता है ना? एक बोर्डिंग टाइम होता है, एक आपका क्या बोलते हैं उसको, जब हम लोग इसमें पहुंचते हैं, मतलब पहले जाके हम लोग को जल्दी पहुंचना पड़ता है ना, नहीं तो आपको बोर्ड नहीं करने देगा प्लेन। तो अगर आप प्रॉपर टाइम में बोर्ड नहीं होते हो, चेक इन टाइम बोर्डिंग टाइम है ना, तो चेक इन टाइम बोर्डिंग टाइम अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं होता है ना, किसी किसी केस में होता है कि चेक इन टाइम को थोड़ा कंसिडर किया जाता है, बट सर प्लेन को एक सटीक टाइम में बोर्डिंग टाइम को भी मेंटेन करना पड़ता है। नहीं तो ना पैसेंजर अगर टाइम पे चेक इन नहीं करता है, टाइम में बोर्डिंग नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन रिसेंटली एक फेमस टॉलीवुड सेलिब्रिटी है हमारे वेस्ट बंगाल का, वो ऋतुपर्णा सेनगुप्त बोल के, वेरी फेमस एक्ट्रेस। इसने देरी किया था, तो देरी किया था बोल के इसको इंडिगो ने, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिगो एयरलाइंस ने उसको चढ़ने नहीं दिया। तो फिर बाद में इन्होंने इंडिगो के बारे में बहुत उल्टा सीधा ट्वीट किया। ठीक है, लेकिन से रूल इज फॉर सेम फॉर ऑल। अब ऋतुपर्णा सेनगुप्त हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, या प्रसेनजीत चैटर्जी हो, मतलब जो बंगाली फिल्म एक्ट्रेस लोग थोड़ा ना ऐसा ही करता है। प्रसेनजीत ने क्या किया था, वो तो और एक गजब किया था। मे भी आप लोग बहुत सारा फैन हो सकते हो। प्रसेनजीत ने क्या किया था, एक बार जोमेटो में या स्विगी में खाना ऑर्डर दिया था, तो खाना नहीं आया और बाद में स्विगी ने कैंसिलेशन क्या एक मैसेज दे दिया था। तो प्रसेनजीत चैटर्जी द फेमस टॉलीवुड एक्ट्रेस, मतलब बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके बता रहे हैं कि ये एक नेशनल इशू है कि मैंने खाना ऑर्डर दिया था और फूड स्विगी ने डिलीवरी नहीं किया। और टैग किसको किया था? प्रधानमंत्री को, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी को और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को, कि इस तरह से बड़े बड़े कंपनीज लोगों से वादा करके, ठीक है, लोगों का कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिज करता है। तो ये एक नेशनल इशू है, इस मैटर पे जरूर एक्शन लिया जाए। ठीक है, क्योंकि घर में मेहमान आया है, तो मेहमान के साथ इंसल्ट हो गया है, क्योंकि स्विगी से खाना ऑर्डर था तो मेहमान को खाना नहीं दे पाया, तो ये एक इंसल्ट फीलिंग आ गया। तो जो भी हो, मुझे नहीं पता सर ये नेशनल इश्यूज था या नहीं, बट सर इस तरह का देखने को मिलता है। तो आई डोंट नो, कंडीशंस अभी कोई पढ़ता है तो भी ठीक है। ठीक है, तो चाहे वो एयर इंडिया का मैटर हो, चाहे वो किसी भी एयरलाइंस मैटर हो,
तो इस तरह का चीजें देखने को मिलता है सर। ये मुकुल दत्ता का केस है, वेरी पुराना केस है, ठीक है, कि जो भी प्रिंटेड केसेस है आपको पढ़ना चाहिए। अब कोई बोलेगा मेरे को पढ़ना नहीं आता, वो अलग बात, ठीक है, ये मान लेना पड़ेगा सर, ये एफर्मेटिव है, मान लेना पड़ेगा कि यस, जब भी आप टिकट खरीदते हो इसका मतलब ट्रेन में चढ़ने का कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। अब ट्रेन में सर स्मोकिंग, नो स्मोकिंग है ना सर, रेल में नो स्मोकिंग है, बट आप बोलोगे कहाँ लिखा है, आप बोलोगे मेरे को पढ़ना नहीं आता। लेकिन पहला बात, पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग अलाउड कभी नहीं है। अब पब्लिक प्लेस पे स्मोक ही नहीं कर सकते, बट फिर भी कितना सारा लोग पब्लिक प्लेस में स्मोक करता है। So that is the big point, is that ignorance of law is not an excuse. That is the point. अगर कभी आप कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ोगे आपको वहां पर पता चलेगा। अगर आपको लॉ का नॉलेज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। आपका प्रॉब्लम है आपको लॉ नहीं पता, बट आपको लॉ पता होना चाहिए, ठीक है सर। तो ये क्या पढ़ लिया हमने, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस पे कैसे कम्युनिकेशंस को, ऑफर को या एक्सेप्टेंस को हाँ माना जाएगा। ऐसा और भी केसेस हैं, वेर लॉन्ड्रर, ठीक है, gives his customer a receipt of clothes, ठीक है, लॉन्ड्री में सर, ठीक है, लॉन्डरर gives his customers a receipt of for clothes, receipt for washing. The receipt carries special condition and to be treated as having been duly communicated to the customer, and therein a tacit acceptance of this condition is implied by the customer's acceptance of the receipt. लिली वाइट वर्सेस आर मनुस्वामी के बीच में ये केस मद्रास में हुआ था। मतलब अगर लॉन्डरर अपने कस्टमर को रिसिप्ट दे रहा है तो वही रिसिप्ट लाना पड़ेगा कपड़ा को वापस लेने के लिए। अब बिना रिसिप्ट का आओगे तो फिर आपको कपड़ा कैसे दिया जाएगा, बिकॉज इतना सारा लोगों का कपड़ा है, उसमें कौन सा कपड़ा आपका है वो कैसे लॉन्डरर को पता चलेगा, है ना सर। तो ये लिली स्वामी वर्सेस इसमें हुआ था। क्या हुआ था केस देख सकते हो आप, स्पेशल कंडीशंस केस, एयरलाइंस भी समझा आपने। अब ये लिली वाइट के बाद साथ मनुस्वामी का केस को देखो, मनुस्वामी, ठीक है, ऐसे साउथ में नाम ऐसे ही होता है सर, मनुस्वामी, मुथुस्वामी, हाँ ऐसा होता है। He delivered some clothes to dry cleaner, for which she received a laundry receipt containing a condition that in case of loss, customer would be entitled to claim 15% of the market price of the value of the article. ठीक है, he delivered some clothes to dry cleaner for which she received a laundry receipt containing a condition that in case of loss, customer would be entitled to claim 15% of the market price of the value of the article. P lost her new sari, held the terms were unreasonable and P was entitled to recover full value of the sari from the dry cleaner. अगर कपड़ा लॉस हो जाते तो 15% मिलेगा, ये तो एक अनरीजनेबल केस है। In the case referred above, the respective documents have been accepted without a protest and hence amounted to tacit acceptance. बेसिकली एक अनरीजनेबल कॉन्सेप्ट था कि अगर कपड़ा लॉस हो जाता है तो 15% क्यों, पूरा वैल्यू मिलना चाहिए। बट सर आपने लॉन्ड्री का रिसिप्ट लेने के टाइम पे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, मतलब उसी उसी टाइम पे आपको पढ़ लेना चाहिए था ये लॉन्डरर आपको क्या कंडीशन दे रहा है। आप बिना पढ़े, बिना जाने, बिना समझे आपने एक्सेप्ट क्यों किया, उस लॉन्ड्री में अपना कपड़ा दिया क्यों आपने ड्राई क्लीन के लिए, ठीक है। तो ये टैसिट एक्सेप्टेंस है सर, ये टैसिट एक्सेप्टेंस है, कुछ बोला नहीं, कुछ सुना नहीं, बट एक्सेप्टेंस, समझे सर। लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी का केस, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, it is well established that a standard form of contract may be enforced on another who is subjectively unaware of the content of the document, provided the party wanting to enforce the contract has given notice, which in the circumstances of a case is sufficiently reasonable, but the acceptor will not incur any contractual obligation if the document is so printed and delivered to him in such a state that he does not give a reasonable notice as to its face in contain certain special condition. In this connection, let us consider a converse situations. A transport carrier accepted the goods for transport without any conditions. Subsequently, he issued a circular to the owners of the goods limiting his liability for the goods. In such a case, since the special conditions were not communicated prior to the date of contract for transport, these were not binding on the owners of the goods. Raipur Transport versus Ghanshyam 1956. मतलब ट्रांसपोर्टर ने गाड़ी में सामान उठाया, फिर बीच रास्ते में कम्युनिकेट करके बोल रहा है कि अगर सामान का कुछ हो जाए तो हम लोग लायबिलिटी नहीं ले सकते। चलो दिखाते हैं आपको, ये देखो सर,
ये ट्रक कुछ सामान लेके जा रहा है, ठीक है। अब ये जब रास्ते में जा रहा था, ये देखो रास्ते में जब ये जा रहा है, उस टाइम पे जब सामान जब लोड हुआ था तब इन्होंने कुछ नहीं बताया। जब सामान लोड हुआ था तब उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब बीच में आके बोल रहे हैं कि अगर रास्ते में प्रोडक्ट का कुछ होता है तो वी आर नॉट लायबल। पहले क्यों नहीं बताया भाई? हाँ सर, पहले क्यों नहीं बताया? कंडीशन पहले से बताना चाहिए। ठीक जैसे यहाँ पर लॉन्ड्री वाले ने पहले बता दिया था कि अगर कपड़ा लॉस होता है तो कंपनी 15% ही पे करेगा। तो इस तरह से ये भी हो सकता है ना, ये ट्रांसपोर्ट कैरियर एक्सेप्टेड द गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट विदाउट एनी कंडीशंस। Subsequently, he issued a circular to the owners of the goods and limiting his liability for the goods. In such a case, since special conditions were not communicated prior to the date of contract for transport से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर देना चाहिए था। These were not binding on the owners of the goods. ये गुड्स के ओनर्स पे बाइंडिंग नहीं होता है। रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम। ठीक है सर, बेसिक बिजनेस कॉन्सेप्ट सर, इट्स अ वेरी बेसिक बिजनेस कॉन्सेप्ट। Communication of performance. We have already discussed the terms of section 4 of the act. Communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is meant. As regard acceptance of the proposal, the same would be viewed from the two angles, from the viewpoint of proposer and the other from the viewpoint of the acceptor himself. है ना, एक proposer का viewpoint है और एक acceptor का भी viewpoint है. So from the viewpoint of proposer, when the acceptance is put into course of transmission, when it could be out of the power of acceptor, from the viewpoint of acceptor it would be complete when it comes to the knowledge of the proposer. ये हम लोग अभी पढ़ के आए सर। और basically similar case, the position was clearly explained in the famous case of Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company. इसमें हम लोगों ने देखा था सर, बात को समझो। इन द केस ऑफ डिफेंडेंट सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग अ मेडिसिन, जो कार्बोलिक बॉल वो बना रहा था, वो स्मोक कुड बी इनहेल्ड थ्रू द नोज टू क्योर इन्फ्लुएंजा, है ना सर? सर आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, क्या आप लोग कनेक्टेड हो सर? ठीक है। कार्बोलिक एंड स्मोक बॉल कंपनी के बीच में जो हुआ था ना, वही बता देता है सर प्रोपोजर और एक्सेप्टर के बीच में व्यू पॉइंट का क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस कैसे होता है। तो कार्बोलिक कंपनी जो था, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, वो एक प्रोप्राइटरी कंसर्न था। प्रोप्राइटरी कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहा था? मेडिसिन, जो एक कार्बोलिक बॉल है जिसको स्मोक करने से इनहेल्ड थ्रू द नोज टू क्योर इन्फ्लुएंजा, कोल्ड एंड अदर कनेक्टेड एलिमेंट्स, इशूड एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल ऑफ दिस मेडिसिन। और इस मेडिसिन को एडवर्टाइजमेंट भी किया कि भाई कार्बोलिक बॉल यूज करो और इन्फ्लुएंजा कोल्ड फीवर से बच के रहियो, जैसे आजकल टीवी में आता है ना, सैरिडॉन खाओ और सर दर्द से छुटकारा पाओ। ठीक है, इट्स लाइक दैट। The advertisement also include a reward of $100 to any person who's contracted influenza after using the medicine, which was described as carbolic smoke ball. ये बताया था कार्बोलिक कंपनी ने। Mrs. Carlyle bought these smoke balls and used them as directed but contracted influenza. It was held that Mrs. Carlyle was entitled to reward $100 as she had performed the conditions for acceptance. Further, as the advertisement did not require any communication of compliance of the condition, it was not necessary to communicate the same. The court thus in the process laid down the following 3-point principles. क्या दिया था? देखो, an offer to be capable of acceptance, जो offer acceptance करने की capability रखता है, must contain a definite promise by the offerer. Offerer एक definite promise रखेगा that he would be bound provide the terms specified by him are accepted. An offer may be made either to a particular person or to a public at large. In an offer, if an offer is made in the form of promise in return for an act, the performance of the act, even without any communication thereof, is to be treated as an acceptance of the offer. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं? कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कार्लाइल के बीच में हुआ था, मिसेस कार्लाइल एंड कार्बोलिक के बीच में जो हुआ था, यहाँ पर परफॉर्मेंस का भी तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना? मतलब मिसेस कार्लाइल को एक्सेप्ट करने के बाद भी फीवर हुआ है, तो परफॉर्मेंस हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो बताना चाहिए ना, नहीं तो कोई भी आके क्लेम कर सकता है। तो उसके बारे में उन्होंने बताया, प्रूफ भी किया और तब जाके उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ा।
So basically point is that we have already discussed in section 4 the communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made as record acceptance of the proposal. The same would be viewed from two angles, from the viewpoint of the proposer and the other point of viewpoint of acceptor himself. जैसे हमारे केस में acceptor कौन था, कार्लाइल थे, और प्रोपोजर कौन था, कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी था. तो यहाँ पर कम्युनिकेशन और परफॉर्मेंस होना भी जरूरी है, अदरवाइज प्रूव कैसे करोगे. So from the viewpoint of proposer, when the acceptance is put into a course of transmissions, when it would be out of the power of acceptor. जैसे ही कार्बोलिक स्मोक बॉल ने बता दिया कि भाई जो कोई भी मेरा ये पर्टिकुलर दवाई यूज करेगा, जो कोई भी मेरा मेडिसिन यूज करेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला है, ना तो इन्फ्लुएंजा होगा, ना ही कोल्ड होगा, ना ही अदर कनेक्टेड एलिमेंट्स होगा. लेकिन इसके बाद ये एक्सेप्टर के पावर से, मतलब बेसिकली इट वुड बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर. So from the viewpoint of acceptor, it would be complete when it comes to the knowledge of the proposer. और ये तभी कंप्लीट होगा जब ये प्रोपोजर के नॉलेज पे आएगा. कि सिंपल बात है कि भाई कार्बोलिक स्मोक बॉल यूज करने के बाद भी कार्लाइल बोल के किसी लेडी का हुआ है प्रॉब्लम, तो जब तक ये नॉलेज प्रॉपरली कम्युनिकेशन पर, परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन का नॉलेज नहीं जाएगा, तब तक कभी भी आप इस तरह का केस को कंप्लीट नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसलिए 3 प्रिंसिपल्स यहाँ पर आया था. An offer to be capable of acceptance must contain definite promise by the offerer that he would be bound provided the terms specified by him as are accepted. An offer may be made either to a particular person or public at large. हो सकता है. If an offer is made in the form of promise in return for an act, the performance of that act, even without any communication thereof, is to be treated as an acceptance of the offer. ठीक है सर, सिंपल सा बात है. आपको बस परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन को याद रखने के लिए कि कार्लाइल और कार्बोलिक स्मोक बॉल को याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है सर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. नाउ व्हाट इज दिस रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस? जस्ट 2 मिनट सुन लो, रिवोकेशन भी समझ में आ जाएगा. रिवोकेशन क्या होता है? रिवोकेशन मतलब जब ऑफर एक्सेप्टेंस रिवोक किया जाता है. रिवोक करने का डिफरेंट क्राइटेरिया आ सकता है. ठीक है, रिवोकेशन के बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बट आज थोड़ा जान के जाओ. If there are specific requirements governing the making an offer and the acceptance of that offer, we also have specific law governing their revocation. In terms of section 4, communication of revocation is complete. Proposal or its acceptance. Proposal or its acceptance. उसको रिवोक भी किया जाता है, but there is some special condition. कब कब हो सकता है रिवोक? As against the person who makes it when it is put in the course of transmission to person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it, and as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge. ठीक है, नाउ ये ऑफर एक्सेप्टेंस रिवोक कैसे होगा, इसके बारे में बहुत सारा पॉइंट है सर. जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ. The bidder at an auction sale may withdraw his bid before it is accepted by the auctioneer by fall of hammer. आपने किसी ऑक्शन हॉल में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बिड लगाया था, बट आपका बिड को विथड्रॉ कर लिया गया. द बिडर एट एन ऑक्शन सेल में विथड्रॉ हिज बिड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑक्शनियर बाय फॉल ऑफ हैमर. हैमर फॉल करने से पहले आपका बिड को विथड्रॉ कर लिया गया. ऐसा कर सकता है, ऐसा हो सकता है, बट क्यों हो सकता है, कब हो सकता है, मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा. X offered to sell 50 bales of cotton at a certain price and promised to keep it open for acceptance by Y till 6 p.m. that day. Before that time, X sold them to Z and Y accepted before 6 p.m. But after the revocation by X, in this case, it was held that the offer has already revoked. Sir, मतलब आप समझ रहे हो ना, ऑफर करके भी या एक्सेप्टेंस करके भी उसको रिवोक किया जाता है. तो कैसे ये रिवोकेशन काम करता है, इसके पीछे क्या क्या रीजन है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ. और उसके बाद मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, अच्छा आप लोग ऐसे भी अभी से आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए नोट सभी के पास है, आप अपना एमसीक्यू को चेक कर लो और साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, जिसका क्वेश्चंस भी यहाँ पर गिवन है, आंसर भी गिवन है. तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिवोकेशन बताने के बाद क्वेश्चन आंसर भी डील करूंगा कि कैसे लिख के क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करना चाहिए, और फिर कंसिडरेशन के बारे में भी मैं बात करूंगा. ठीक है, तो बेसिकली आज मैं इतना ही रखता हूँ सर. ठीक है, आज मैं इतना ही रखता हूँ. आप लोग घर में प्लीज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करें, रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ें. कोई डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछें. रिवोकेशंस के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन रखूंगा. ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगा. ओके.
ठीक है सर, सबको समझ में आया? चौथा श्रद्धा, रोशनी, राजन्ना, राज, Yes. ओके सर, नयोनी, यस सर। ज्योति, इंकी, विदिशा, समझ में आया ना सर? Yes, sir. सनोन, ओके ओके सर, ठीक है सर, तो फिर इतना ही रखते हैं, टाटा फिर, बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Bye, sir. ओके Thank सर, you, sir. थैंक यू सर। Sir.